मोदी सरकार किसानों के आगे झुकना होगा, झुकना होगा, झुकना होगा। हम मांग मांग कर हारे, हक मिलते नहीं हमारे, मिलता कहाँ है मांगे, लड़कर अधिकार मिलेगा, यूं जालिम नहीं सुनेगा, तू कब तक जुल्म सहेगा। किसान भाइयों ने, किसान नेताओं ने एक बहुत ही जबरदस्त स्टैंड लिया है। वो सीधे सीधे जाकर सरकार के सामने अपनी चिट्ठी दिखाए आए हैं। आप यस या नो में जवाब दें। और जाहिर तौर पर ये सरकार तो गिरेगी, ये जो व्यवस्था है, ये जो कॉरपोरेट घरानों का जो पार्टियों को अदला बदली करके अपनी सरकारें, अपने मुताबिक सरकारों को चलाना है, इस चीज के ऊपर भी सीधी चोट होगी कि जिस मजबूती से किसान खड़ा है, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। इसकी क्या गारंटी है कि मोदी जी जिन लोगों को संबोधित कर रहे हैं वो किसान हैं, उसमें आधे से ज्यादा लोग भाजपा के बैठे होंगे, जो पैसे लेकर बैठे होंगे। पहली चीज है कि ये सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करती है। सारे जग का पेट भरे तू अन्नदाता कहलाए, फिर क्यों भूख तुझे खाती है, फिर क्यों भूख तुझे खाती है और तू भूख को खाए। लुट गया माल तेरा, लुट गया माल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा। किसान मजदूर हमारे देश की रेलवे ये बेच चुके हैं, हमारे देश का पेट्रोलियम ये बेच रहे हैं, हमारे देश का जो डिफेंस है उसको उन्होंने एफडीआई के हवाले कर दिया है, हमारे देश की एलआईसी ये बेच रहे हैं, हमारे देश के बैंकों को इन्होंने गिरवी रख दिया है। तो कोई क्षेत्र नहीं बचा है देश का जो इन्होंने निजी कॉर्पोरेट घराने और विदेशी कंपनियों के हाथ में नहीं बेच दिया हो। दरअसल विकास केवल इस देश में अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, जो चंद 200 के लगभग जो कॉर्पोरेट घराने केवल उनका हुआ है। संभाल ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए पगड़ी संभाल जट्टा। तू धरती की मांग सवारे, सोए खेत जगाए, अन्नदाता कहलाए, सारे जग का पेट भरे तू अन्नदाता कहलाए। फिर क्यों भूख तुझे खाती है, फिर क्यों भूख तुझे खाती है और तू भूख को खाए। लुट गया माल तेरा, लुट गया माल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए पगड़ी संभाल जट्टा। देकर अपना खून पसीना तूने फसल उगाई, देकर अपना खून पसीना तूने फसल उगाई। आंधी देखी तूफान झेले विपदा सभी उठाई, आंधी देखी तूफान झेले विपदा सभी उठाई। फसल पकी तो ले गए जालिम, फसल पकी तो ले गए जालिम, तेरी ने कमाई। लुट गया माल तेरा, लुट गया माल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए पगड़ी संभाल जट्टा। उठ और उठ के खाक के जर्रे एक सितारा बन जा, उठ और उठ के खाक के जर्रे एक सितारा बन जा। बुझा बुझा क्यों दिल है तेरा एक अंगारा बन जा, बुझा बुझा क्यों दिल है तेरा एक अंगारा बन जा। वो सदियों के ठहरे पानी, वो सदियों के ठहरे पानी बहती धारा बन जा। लुट गया माल तेरा, लुट गया माल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए पगड़ी संभाल जट्टा। सो ये तस्वीरां तुसीं देख रहे हो
ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ, ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਮਾਲ ਤੇਰਾ, ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਮਾਲ ਓਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਗੀਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? मेरा नाम श्रुति है। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले से आई हूँ और हम लोग यहाँ ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के साथ साथ हम लोग प्रगतिशील सांस्कृतिक मंच के साथ ही यहाँ आए हुए हैं। हमने जो देखा है संगीत कला साहित्य ये सभी कुछ दुनिया में जब भी आया है वो श्रम से मेहनत से आया है। तो आज हम जब देख रहे हैं हमारे किसानों की मेहनत लूटी जा रही है, हमारे मजदूरों की मेहनत लूटी जा रही है, तो संगीत कला और साहित्य की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इनके इस आंदोलन में, उनकी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे और उसे मजबूत बनाए। यही जिम्मेदारी महसूस करते हुए हम लोग यहाँ इस ज़मीन पर आए हैं और हम अपने जनगीतों के माध्यम से, अपने नारों के माध्यम से किसान भाइयों के साथ आवाज़ मिला रहे हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। श्रुति, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज आप मध्य प्रदेश से आई हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधन करना है, उन्होंने ये बताना है कि ये खेती कानून किस तरह हमारे देश के किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। उससे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी या उनकी तमाम सारी लॉबी जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जाकर, शायद गुजरात में भी उन्होंने एक अभी किसानों की सभा की है, मध्य प्रदेश में वो किसानों की सभा कर रहे हैं, तो ये एक टारगेट दिया गया है भाजपा और आरएसएस के लोगों को कि वो जगह जगह ऐसी मीटिंग्स करें। सत्ता में है तो उनके लिए लोगों को जुटाना बड़ी बात नहीं है, चाहे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के तरह से जुटाएं या सरकार का जो उनके पास संबल है उसके माध्यम से जुटाएं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जब देश का किसान दिल्ली में खुद आया हुआ है सरकार से बात करने, नरेंद्र मोदी जी से बात करने, तो सरकार को आखिर इस बात में दिक्कत क्या है कि वो यहाँ आकर सीधे किसानों से बात करें। वो जगह जगह किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं। सवाल ये है कि आप जहाँ किसान खुद इकट्ठा होकर आपसे बात करने आए, आप वहाँ आकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आज के समय में जब वो हमारे इस जनवादी आंदोलन को तमाम तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि मोदी जी जिन लोगों को संबोधित कर रहे हैं वो किसान हैं, उसमें आधे से ज़्यादा लोग भाजपा के बैठे होंगे जो पैसे लेकर बैठे होंगे। आपका कहना है कि जो बीजेपी किसान संगठन खड़े कर रही है वो बीजेपी के अपने खुद के लोग हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर किसान के आंदोलन को छोड़ दिया जाए तो 6 साल का जो काम किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उस काम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या देश आगे को गया है या देश पीछे को आया है? इसके तो आंकड़े आप अगर देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। मोदी सरकार के पिछले 6 साल जो रहे हैं, सबसे पहली बात कि ये एक निरंकुश सरकार है जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्था या उसकी किसी भी प्रणाली का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है। इतने सारे जो अध्यादेश इन्होंने लाए हैं, जनता की तमाम सारी जो बातें हैं उसको दरकिनार करते हुए इन्होंने CA NRC को लाया, GST लाया, जो नोटबंदी की गई, ये तमाम सारी नीतियां इन्होंने गैर लोकतांत्रिक तरीके से लाई है। अभी हम देख रहे हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लाई गई है, ये भी गैर लोकतांत्रिक तरीके से लाई गई है और ये भी कॉर्पोरेट घराने को फ़ायदे पहुँचाने के लिए। अब जो किसान बिल लाया है ये भी पूरी तरह से, या जो कृषि जो लेबर कोड जो श्रम कानून है उसमें 40 श्रम कानूनों में बदलाव करके 4 लेबर कोड्स लाए हैं, वो भी गैर लोकतांत्रिक तरीके से लाए गए। तो पहली चीज़ है कि ये सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करती है। दूसरी बात, देश का जो हश्र हुआ है, लॉकडाउन के समय में 2 करोड़ से ज़्यादा कामगार लोगों का काम छिन गया, उस और इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारे देश की रेलवे ये बेच चुके हैं, हमारे देश का पेट्रोलियम ये बेच रहे हैं, हमारे देश का जो डिफेंस है उस पर उन्होंने FDI के हवाले कर दिया है, हमारे देश की LIC ये बेच रहे हैं, हमारे देश के बैंकों को इन्होंने गिरवी रख दिया है। तो कोई क्षेत्र नहीं बचा है देश का जो इन्होंने निजी कॉरपोरेट घराने और विदेशी कंपनियों के हाथ में नहीं बेच दिया हो। तीसरी बात, अगर हम देखें, देश की GDP -28 पर जा चुकी है, जो कि दिखाती है कि देश में आने वाले समय में लोग खाने को भी तरस जाएंगे, ये हालत होने वाली है। मैं जिस मध्य प्रदेश से आती हूँ, पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी
और हर एक क्षेत्र में मध्य प्रदेश का श्योपुर कुपोषण के मामले में जो बच्चों के कुपोषण के मामले में पहले नंबर पर आता है एशिया में शायद। और वहाँ पर ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जो बच्चे माल न्यूट्रिशन की वजह से मर रहे हैं, इस ओर इनका कोई ध्यान नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं को ये निजीकरण कर रहे हैं, तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसका निजीकरण नहीं किया गया हो। पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आज है, जो मोदी सरकार की देन है। तो ये हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ इस सरकार ने वाकई में विकास किया हो। ये जो विकास बोल रहे हैं, दरअसल विकास केवल इस देश में अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, जो चंद 200 के लगभग जो कॉरपोरेट घराने केवल उनका हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सरकार आई है, ये पार्टी पूरी तरह से जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके चंदे पर पली हुई सरकार है, और इसने कटिबद्धता के साथ पूरी तरह से जो अपने आका हैं, जो इनके पूंजीपति जो कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने इनके चुनाव में खर्च किया है, उसका पूरा का पूरा ये हिसाब चुका रही हैं। उनको पूरा सूद समेत वो सब वापस कर रही हैं जनता को लूट कर। सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने कहा है कि सरकार की नाकामी आपने गिना दी है 6 सालों की। सवाल बड़ा ये पैदा होता है कि अगर ये सरकार काम नहीं कर रही, फिर लोग सरकार को वोट क्यों डाल देते हैं? इस बार तो स्पष्ट बहुमत के साथ ये सरकार बनी है। स्पष्ट ये जो आप बहुमत बोल रहे हैं, दरअसल ये देश के आम जनता देख रही है। आज हमारे देश का जो मीडिया है, जो आमतौर पर मीडिया की भी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो उस रूप में हमको नहीं नज़र आती है कि वो कर रहा है, अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। जो मैंडेट तैयार किया जाता है, लोगों के बीच में जिस तरह का प्रचार किया जाता है, देश की आधी से ज़्यादा आबादी के ऊपर आज भी जो है धन बल और बाहुबल का असर है। दूसरी तरफ ईवीएम को मैनेज करना इस सरकार ने बहुत अच्छे से, इस पार्टी ने सीख लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा, मैं जो मानती हूँ कि केवल सरकार में आना जनता के जो इच्छा है उसको जाहिर नहीं करता है। ये जो हमारा जो ये तंत्र है, ये जो सिस्टम है, जो कॉरपोरेट घरानों के द्वारा संचालित हो रहा है, इसमें बड़ी जो भूमिका होती है कि कॉरपोरेट घराने किस लॉबी को, किस पार्टी को सत्ता पर लाना चाहते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं मीडिया को, वो कैसे मैनेज करते हैं पब्लिक को, उसके आधार पर कहीं ना कहीं ये सारे के सारे चुनाव प्रभावित होते हैं और सत्ता सरकारें बनती हैं। आप मीडिया के जिस हिस्से की बात कर रहे हैं, उस मीडिया के हिस्से को आप अपील क्या करना चाहते हैं? उनसे अपील क्या करना है, मतलब उनके अंदर थोड़ी भी अगर वाकई में जो पत्रकारिता बची है, पत्रकारिता का धर्म बचा है, तो उन्हें ये तमाम सारे जो उनका भी कहीं ना कहीं जो हित आज के डेट में केवल पैसा खाना रह गया है, वो उससे ऊपर उठें और वाकई में जनता, ये जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को देखा जाता है, वो उस धर्म को अगर निभाएं तो कहीं ना कहीं वो कुछ हद तक आज जो इतनी दुर्दशा मीडिया की होती जा रही है, वो थोड़ी इज्जत शायद कमा पाएंगे और इस देश के लोकतंत्र को भी जिस दिशा में जाना चाहिए वो उस दिशा में ले जाने में अपनी थोड़ी भूमिका निभा पाएंगे। तो मेरी यही अपील है कि जो भी मीडिया हाउसेस हैं वो अपनी तमाम सारी जो कहना चाहिए जो अपनी लिमिटेशन से अपनी जो व्यक्तिगत उनका जो स्वार्थ है, उन स्वार्थों को थोड़ा छोड़कर थोड़ा इम्पर्सनल बने, थोड़ा वो समाज के हित में आए और सही मायने में जो जनता की आवाज़ है उसको वो पहुँचाएँ। श्रुति, अगर आपने जैसी अपील की, अगर ये नहीं मानी जाती, सरकार ऐसे ही कदम आगे बढ़ाती है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हमारा देश कहाँ पर पहुँच जाएगा, उसके नतीजे क्या होंगे? देखिए, कितना भी सरकारें जब निरंकुश होती हैं तो उसका अगला कदम तो होता है जनता की क्रांति। तो उसकी एक झलक आप यहाँ देख सकते हैं कि इस निरंकुश सरकार ने तमाम सारे जो काले कानून लाए हैं उसके खिलाफ लगातार इस देश में पिछले 6 सालों से भारत मुझे लग रहा है एक आंदोलन का देश बन चुका है। और अब जो एक और बड़ी चीज़ जो इसमें साथ आ गई है, जो जुड़ चुकी है, कि इस देश का किसान जिस मात्रा में, जिस संख्या में, जिस ताकत के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस अनुशासन के साथ इकट्ठा हुआ है, ये आने वाले समय में इस देश को के और तमाम सारे आंदोलनों को भी दिशा देगा। और जाहिर तौर पर ये सरकार तो गिरेगी, ये जो व्यवस्था है, ये जो कॉरपोरेट घरानों का जो पार्टियों को अदला बदली करके अपनी सरकारें, अपने मुताबिक सरकारों को चलाना है, इस चीज़ के ऊपर भी सीधी चोट होगी। क्योंकि आपने इस आंदोलन में एक चीज़ को देखा होगा, नोट किया होगा कि ये आंदोलन केवल मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है। इस आंदोलन में सीधे सीधे किसान भाइयों ने अपने असली दुश्मन को भी पहचाना है कि मोदी सरकार किसकी पिट्ठू है। मोदी सरकार इस देश के कॉरपोरेट घरानों की पिट्ठू है और
यहाँ जो किसान भाई हैं वो सीधे सीधे ये नारा भी लगा रहे हैं कि अडानी अंबानी की सरकार नहीं, या केवल अडानी अंबानी की जागीर नहीं, हिंदुस्तान इस देश की आम जनता का, देश के आम हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है। तो इस देश के तमाम लोगों का ये हिंदुस्तान है। इस बात को भी आगे जाहिर होगा, ये सच्चाई जाहिर होगी। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने कोई संकेत नहीं दिया है कि इन खेती कानून को रद्द करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन का नतीजा क्या होगा आने वाले समय में? सरकार को झुकना का एक ही नतीजा है। आज हमारे जो किसान भाई हैं पूरे देश भर से, यहाँ खासकर पंजाब हरियाणा के किसान सबसे बड़ी संख्या में हैं। हालांकि हम लोग भी मध्य प्रदेश से आए हैं और ये आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। तो पूरे देश भर में जो आंदोलन जिस तरह से जोर पकड़ रहा है, सरकार को ये मजबूरन आज ये दिखावा करना पड़ रहा है कि वो झुकेंगे नहीं। लेकिन ये तय है कि जिस मजबूती से किसान खड़ा है, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। और ये इस आंदोलन में और कोई बात नहीं हो सकती। हमारे किसान भाइयों ने, किसान नेताओं ने एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टैंड लिया है। वो सीधे सीधे जाकर सरकार के सामने अपनी चिट्ठी दिखाए आए हैं। आप यस या नो में जवाब दें, कानून वापस करेंगे या नहीं। हम कोई संशोधन नहीं चाहते, कानून वापस हो, और यही एकमात्र इसका हल है, और इसके अलावा और कोई बात नहीं हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में आपने कितने आंदोलन देखे हैं? तो इस तरह का आंदोलन पहले भी कभी देखा आपने? कभी उसमें शमूलियत की आपने? मैं लगभग पिछले 12-15 सालों से मैं आंदोलनों से जुड़ी हुई हूँ, और वाकई में मुझे यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन और गर्वान्वित एक महसूस हो रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही अनुशासित आंदोलन है। और इस आंदोलन में हमने जो खासकर पंजाब हरियाणा के जो किसान भाई आए हैं, हमने सिर्फ संघर्ष नहीं देखा, संघर्ष के साथ साथ सेवा भी हमने देखी है, अनुशासन भी हमने देखा है। इतने बड़े स्तर के एक आंदोलन में, जो इतना दीर्घस्थायी आंदोलन है, बहुत बार गुंजाइशें होती हैं कि कुछ कमी पेशी रह जाए। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि पंजाब के, हरियाणा के जो किसान भाई हैं बेहद अनुशासन के साथ इस आंदोलन को संचालित कर रहे हैं। साथ साथ वो न सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं बल्कि सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर जो किसान भाई इतनी ठंड में ठिठुरते हुए भी, या इस कड़कड़ाती ये जो हम ठंड देख रहे हैं, इसमें न सिर्फ डटे हुए हैं बल्कि एक दूसरे का पूरा ख्याल रख रहे हैं। किसी भी तरह की अनहोनी घटना या किसी भी तरह की अनुशासनहीनता इस आंदोलन में अभी तक नहीं देखी गई है। जो नौजवान साथी यहाँ आए हुए हैं, उनके अंदर सिर्फ जोश ही नहीं है, डिसिप्लिन भी है। यहाँ पर हमने तीनों पीढ़ियों को देखा इस आंदोलन में, दादा, बेटा और पोता। तो ये तीनों का जो एक मतलब मिला जुला एक जो कॉम्बिनेशन है आंदोलन का, तो जो हमारे बुजुर्ग हैं वो इस आंदोलन को एक दिशा भी दे रहे हैं, जो हमारे नौजवान हैं वो इस आंदोलन में ताकत भी भर रहे हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव हो रहा है इस आंदोलन में, और जाहिर तौर पर यह आंदोलन जिस दिशा में जा रहा है, हम इसमें जीत हासिल करेंगे। जब मैं आया तो आप काफ़ी जोश में थे, और मैंने देखा कि आप संगीत के ज़रिए बहुत पॉजिटिव मैसेज भी दे रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री को आप संगीत के ज़रिए क्या आखिर में मैसेज देना चाहेंगे? संगीत के ज़रिए मतलब ये मैं मैसेज ही दे रही हूँ, हो सकता है उन्हें कमेंट लगे तो ये मतलब वो जिस तरह से जनता के हित में, विकास में काम कर रहे हैं, तो हम भी अपने तरीके से उनको मैसेज देना चाहते हैं। यूं जालिम नहीं सुनेगा, तू कब तक जुल्म सहेगा। यूं जालिम नहीं सुनेगा, तू कब तक जुल्म सहेगा। लड़ना होगा, लड़े बिना हक यूं ही नहीं मिलेगा। लड़ना होगा, लड़े बिना हक यूं ही नहीं मिलेगा। यूं जालिम नहीं सुनेगा, तू कब तक जुल्म सहेगा। यूं जालिम नहीं सुनेगा, तू कब तक जुल्म सहेगा। तू देता रहा है ज्ञापन, वो देता है आश्वासन। तू देता रहा है ज्ञापन, वो देता है आश्वासन। ज्ञापन आश्वासन का सिलसिला ना और चलेगा। यूं जालिम नहीं सुनेगा, तू कब तक जुल्म सहेगा। यूं जालिम नहीं सुनेगा, तू कब तक जुल्म सहेगा। हम मांग मांग कर हारे, हक मिलते नहीं हमारे। हम मांग मांग कर हारे, हक मिलते नहीं हमारे। मिलता कहाँ है मांगे, लड़कर अधिकार मिलेगा। यूं जालिम नहीं सुनेगा, तू कब तक जुल्म सहेगा। यूं जालिम नहीं सुनेगा, तू कब तक जुल्म सहेगा। आखिरी जो लाइनें हैं जो ये सरकार हमारे साथ करती रही है, लेकिन हश्र क्या होता है वो भी इस लाइन में आप सुनेंगे। हम जब आवाज उठाएं, लाठी गोली चलवाएं। हम जब आवाज उठाएं, लाठी
लाठी गोली चलवाएं, हम जब आवाज उठाएं, लाठी गोली चलवाएं, हम जब आवाज उठाएं, लाठी गोली चलवाएं। जब सीधी टक्कर होगी ये जालिम टूट गिरेगा, हम जालिम नहीं सुनेगा, तू कब तक जुल्म सहेगा, यूं जालिम नहीं सुनेगा, तू कब तक जुल्म सहेगा। लड़ना होगा लड़े बिना हक यूं ही नहीं मिलेगा, यूं जालिम नहीं सुनेगा, तू कब तक जुल्म सहेगा। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਰਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ GST ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਭਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਹਜਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਮਦਰਦ TV।